Do not dwell in the past. Do not dream of the future. Concentrate the mind on the present moment. With these beautiful and motivational lines, I, Gunjan Rautela, lecturer of education in SCERT, welcome you to this online class for DLED second semester. वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के टॉपिक बौद्धकालीन शिक्षा में आज हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की पृष्ठभूमि, बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं तथा बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले की कक्षा में जो मैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का पेपर आप लोगों का लेती हूँ, उसमें हम लोगों ने इससे पूर्व जो क्लास की थी उसमें हमने वैदिककालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था। उसकी भी मैंने 3 भागों में उसकी शिक्षा प्रणाली को, उसकी व्यवस्था को आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसी तरह आज भी मैं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में आप लोगों के सामने पीपीटी के रूप में ये नोट्स लेकर के आई हूँ और उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए इस पे चर्चा करेंगे। तो ये मेरा भाग 1 है पीपीटी का, क्योंकि जब भी हम किसी शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं, किसी व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो विस्तार से पढ़ते पढ़ते उसमें कई चीज़ें हमें और भी नहीं पता चलती रहती हैं। तो उस नॉलेज को एक तरह से कन्फाइंड ना करते हुए, किसी उसमें रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए, मैं आप लोगों से एक ओपन वो करती हूँ, शेयरिंग करती हूँ, जो जो मुझे उसके बारे में पता होता है, तो मैं उससे पे विस्तार से आप लोगों से चर्चा करना चाहती हूँ। तो इस पीपीटी के माध्यम से आज की चर्चा शुरू करते हुए मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाती हूँ। जब हम लोग प्राचीन शिक्षा की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं और प्राचीन काल की जो भी शिक्षा व्यवस्था है या थी सॉरी उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि समय के अनुसार हर चीज में, संसार की हर वस्तु में, हर क्रियाकलाप में, हर फिनोमिना में चेंजेस आता ही रहता है। और ये बहुत ही नेचुरल है कि संसार जिसमें हम जन्म लेते हैं वो एक ना एक दिन हर व्यक्ति, हर जीव जंतु उसमें मृत्यु को प्राप्त होता है। और जीवन और मृत्यु के इस जो दौर होता है उसमें उसके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जीवों के, प्राणियों के जीवन में परिवर्तन जिस प्रकार आता है, उसी प्रकार वो जो क्रियाएं करते हैं, वो जिस माध्यम से इस संसार में जीवन को जीते हैं, उसमें भी अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं। उनके जीवन शैली में परिवर्तन आता है और जीवन शैली का एक जो बहुत ही मुख्य भाग है हमारी शिक्षा प्रणाली, उसमें भी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन आना स्वाभाविक है और वो परिवर्तन आना उतना ही आवश्यक भी है। परिवर्तन इस जो हमारी सृष्टि है, जो हमारा पर्यावरण है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि परिवर्तन नहीं होगा, चेंजेस नहीं होंगे, फिनोमिनल चेंजेस जो होते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, वो नहीं होंगे, तो जीवन में क्या होगा, एक रुकावट आ जाएगी, एक स्टैग्नेंसी आ जाएगी और हम आगे बढ़ने के प्रोग्रेस मोड पे जो होते हैं, हम वो नहीं कर पाएंगे। हम स्टैग्नेंट रह करके, एक जगह पे स्थिर रह करके, उसी चीज चक्र को बार बार घुमा करके आगे नहीं बढ़ सकते जीवन में। इसीलिए परिवर्तन आना जितना स्वाभाविक भी है उतना आवश्यक भी है, अपने जीवन को, अपनी शिक्षा प्रणाली को और अन्य जीवन शैलियों को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्राचीन काल में जब वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, तो हम जब अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं, तो उसके अनुसार हम ये पाते हैं कि जिस शिक्षा व्यवस्था को या जिस भी जीवन शैली को या जिस भी फिनोमिना को हमने आज तक किया है, हमारी सोच उससे ऊपर उठ जाती है। क्या होता है, हम छोटे से शुरुआत करते हैं या हम किसी भी
एक विचारधारा से, एक दृष्टि से किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, जब हम उसमें परिपक्व हो जाते हैं, वी गेट मैच्योर इनटू दैट फिनोमेना, और हम उसमें आगे बढ़ने की जो मनुष्य की एक कहते हैं ना, एक उसकी जो आदत है कि उसको आगे बढ़ते रहना है, तो जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है तो उसको ये लगता है कि नहीं, अभी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और चीज़ों को प्राप्त करना है अपने जीवन में, और जो भी हमारी प्रकृति के जो सीक्रेट्स हैं उसको और ज़्यादा खोज करना है। हमारी जो प्रकृति होती है मनुष्य की, वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल होती है, उसमें क्यूरोसिटी होती है। तो क्यूरोसिटी को पूरा करते करते जब वो आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि उसको अपनी सोच संकीर्ण लगने लगती है। उसको लगता है कि जो मैंने अब तक किया वो तो ठीक है, मैंने किया, बट अब मुझे उससे आगे बढ़ना है। आई एम क्यूरियस टू मूव अहेड, उसका मोटिवेशन होता है और उससे वो आगे बढ़ता है। तो आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होता है, आज भी होता है और उस प्राचीन काल में भी हुआ। हमें ऐसा लगने लगा वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में मनुष्य को कि नहीं, अब समाज को नई विचारधारा की आवश्यकता है, नई प्रणाली की आवश्यकता है, और कुछ ना कुछ बदलाव की आवश्यकता है, व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। जिस प्रकार क्या होता है कि समाज और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं। शिक्षा में जब बदलाव होता है तो वो कल्चरल चेंजेस लेके आता है, सोशल चेंजेस लेके आता है, और जैसे ही जब हमारे कल्चर में चेंजेस आते हैं, सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, तो वो किस में चेंजेस लेके आता है, हमारी शिक्षा प्रणाली में लेके आता है। तो हमारे प्राचीन काल में क्या हुआ कि जब हम इसको घटनावार पढ़ते हैं, एक इवेंट के हिसाब से पढ़ते हैं कि पहले इतिहास में ऐसी कुछ घटना घटी जिससे कि वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ हुआ, उसके बाद हमारी सोसाइटी में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज में आई। अब बौद्धकालीन शिक्षा का क्या अर्थ है, हम उसके अर्थ को अगर समझते हैं तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। जो ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली थी वैदिक कालीन की, उसका एक परिवर्तन परिवर्तन हुआ, उसमें कुछ चेंजेस आए, उसमें कुछ चीजें ऐड हुई और कुछ चीजें कम हुई, और उसके परिवर्तित रूप को हमने क्या कहा, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। महात्मा बुद्ध, अब हम जब बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि उसके जो प्रवर्तक थे वो महात्मा बुद्ध थे। तो हम उस उनके बारे में भी थोड़ा सा, उनका जो जीवनी है, उनकी जो जीवन यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे और जानना चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने बौद्ध धर्म को हमारे समाज में लेकर के आए, वो कौन थे और उनका क्या वास्तविक नाम था। तो महात्मा बुद्ध जो हमारे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में एक इक्ष्वाकु वंशीय शाक्य कुल के राजा, जिनका नाम शुद्धोधन था, उनके घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था और उनकी पत्नी राजकुमारी यशोधरा थी। अपने जीवन के आरंभिक काल से ही जो महात्मा बुद्ध थे, यानी पहले जिनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था, उनको राजपाट व जीवन का कोई मोह नहीं था। विवाह के पश्चात उनका एक मात्र पुत्र जो था राहुल, और उनकी जो धर्म पत्नी यशोधरा थी, उन्होंने उनका त्याग करके सन्यासी सन्यासी के जीवन को अपनाया, और संसार को दुखों से, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने ये चाहा कि वो सत्य की खोज करें और दिव्य ज्ञान की खोज करें। इसलिए वो बहुत ही अपने जीवन के प्रारंभ में ही, जैसे ही उनकी संतान हुई जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा था, तो उन्होंने उस गृहस्थ जीवन को त्याग करके वो खोज में, ज्ञान की खोज में,
वन की ओर चले गए और वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की। और उसी समय जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहा जाता है कि वो सिद्धार्थ से सिद्धार्थ गौतम से वो भगवान बुद्ध बन गए। मतलब ही गॉट द एनलाइटनमेंट, ही गॉट द रियल नॉलेज ऑफ लाइफ। और जो वो चाहते थे क्या करना, सत्य की खोज करना, वास्तविक ज्ञान की खोज करना, दिव्य ज्ञान की खोज करना, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार वो एक जो जो उन्होंने मनुष्य का रूप था उनका सिद्धार्थ रूप में, जिस जो एक नॉर्मल मनुष्य जिनको हम कहते हैं, उससे वो क्या बन गए, भगवान बुद्ध, क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ही गॉट एनलाइटनमेंट। और उसके बाद से वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और उसी से ही हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। अब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विकसित की गई शिक्षा प्रणाली जो है वही उसी को हम बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार जो हुआ, प्रचार प्रसार, एक्चुअली हमारे जितने भी पुराने जितनी भी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा प्रणालियां थी वो सभी मेनली आध्यात्म और धर्म के पर बेस्ड थी। हमारी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली भी हमने ये पढ़ा था कि वो अध्यात्म अध्यात्म पर और धर्म का उसका जो कॉन्सेप्ट था वो उसी पे ही बेस्ड था। उसी प्रकार जो हमारी बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी वो भी धर्म के प्रचार के लिए ही विकसित हुई थी मेनली। इसके बाद हम आ जाते हैं कि बौद्ध धर्म का बौद्ध कालीन का जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके उद्देश्य क्या थे। तो बौद्ध धर्म जो था वो मध्यम मार्गीय का पक्षधर था। उसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका मकसद शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना था, जिसमें जाति धर्म वर्ग लिंग का भेदभाव नहीं था। बौद्ध धर्म की ये जो उद्देश्य था वो इक्वालिटी को, समाज में इक्वालिटी को लाना था। और वे इवन जो जेंडर बायसनेस होती है बौद्ध धर्म ने उसको भी कई हद तक दूर कर किया। वहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी जो संघ होते थे जहाँ पे मॉन्क्स रहते थे वहाँ पे स्त्रियों को भी बराबर इक्वालिटी से उनको वहाँ पे आने की छूट थी। और उनको कोई मनाही नहीं थी कि वो स्त्री हैं तो वो वहाँ पे बौद्ध संघ में नहीं आ सकते हैं और पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म ने समाज में हर वर्ग को इक्वालिटी देने की जो उसका उद्देश्य था उसको पूरा किया। और जो बौद्ध धर्म था वो मध्यम मार्गीय था, मतलब कि वो बहुत एक्सट्रीम जिसको हम कहते हैं कट्टरवादिता उसमें नहीं ज्यादा पाई जाती। उसमें यही था कि व्यक्ति जो है उसको इंसान की तरह, एक मनुष्य की तरह कैसे उसको उन्नति के मार्ग पर ले जाना है और शिक्षा प्रदान करनी है, यही उसका प्रथम उद्देश्य था। इसमें बालक की शुद्ध चरित्र निर्माण व सात्विक जीवन जीने पर जोर दिया जाता था तथा सादा जीवन उच्च विचार की विचारधारा को प्रेरित करता था। ये बहुत ही इजी टॉपिक है जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बौद्ध धर्म जो था वो भी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की भांति, या आज भी जब हम शिक्षा प्रणाली जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में भी चर्चा करें तो चरित्र निर्माण का जो उद्देश्य है वो सभी शिक्षा प्रणालियों का बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। और बौद्ध महात्मा बुद्ध ने यही हमेशा अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि ज्ञान दिया कि जितना सादा जीवन जियो उतने ही तुम्हारे उच्च विचार होंगे। और एक मनुष्य को सादा जीवन जीते हुए ही, बहुत नॉर्मल जीते हुए, बिल्कुल मॉडेस्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ उन्होंने इन वैल्यूज के बारे में बताया और कहा कि उतने ही तुम्हारे उच्च विचार होंगे तो तुम्हारा जो जीवन होगा वो भी उतना ही उन्नत और उतना ही सात्विक बनेगा। उसके बाद हम अपने अगले उद्देश्य में आ जाते हैं जो है बौद्ध कालीन शिक्षा बालक में सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर देती थी।
ताकि वह समाज का योग्य नागरिक बन सके। ये भी हम लोगों का जो है वो सिमिलर है टू द वैदिक कालीन एजुकेशन, कि वहाँ पर भी ये बोला जाता था कि समाज में जो समायोजन की भावना है और जो एडजस्टमेंट का जो की कुशलता है, वो बच्चों में विकसित करने का उद्देश्य बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में भी था, कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो आगे चल करके अपने समाज में जब वापस जाएं शिक्षा ग्रहण करने के बाद, तो वो एक योग्य नागरिक बन सके। गुड सिटीजनशिप की जो वैल्यूज आज भी हम इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, वो बौद्ध कालीन शिक्षा में भी उसका उद्देश्य था। और ये उनका सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। था कि बच्चे जो जाएं वो आगे जाकर के समाज को अपना पूरा योगदान करें, उसमें अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करें और अपने देश को आगे बढ़ने में सहायक हों। ये उनका तीसरा उद्देश्य था। उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों तक हुआ। हम इसके बारे में जो जानते हैं, एक्चुअली जो भगवान बुद्ध थे वो बहुजन हिताय, मतलब कि लोक कल्याण की भावना को आगे बढ़ाते थे। और वो कहते थे कि जो बौद्ध धर्म है वो इक्वालिटी को लेकर चलता है, वो शांति को लेकर चलता है, वो सद्भावना को लेकर चलता है। तो उन्होंने ये चाहा कि बौद्ध धर्म है वो देश विदेश तक उसका प्रचार हो। और उन्होंने उसके लिए अपने जो शिष्य होते हैं, जिनको भिक्षु भी कहा जाता है, उनको उन्होंने अलग अलग, सिर्फ अपने देश में नहीं, अपने देश के अन्य राज्यों में नहीं, बल्कि उन्होंने देश और विदेश तक उन भिक्षुओं को, अपने उन शिष्यों को भेजा और ये कोशिश करी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हर जगह हो। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की जो संख्या थी वो लगातार बढ़ती गई, और उस समय बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो भी उनके शिष्य बनने लगे। और जो भिक्षुओं की संख्या जब दिन ब दिन बढ़ती गई तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर संघ की स्थापना करी। एक्चुअली संघ का भी मैं आप लोगों को मतलब बताना चाहती हूँ। जो ये संघ शब्द है वो बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में आप लोगों के सामने बार बार आएगा। तो संघ का मतलब होता है कोई कम्युनिटी या असेंबली। हम उसको अगर बोले कि तो एसोसिएशन, जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं आज भी, अलग अलग जगह पे मठ हैं जहाँ के मठाधीश होते हैं, तो वो सब क्या है, एक एसोसिएशन बना के चलते हैं। वो कम्युनिटी बेस्ड पे बने होते हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी बायस्ड होते हैं। उनका जो कॉन्सेप्ट होता है एस्टैब्लिशमेंट का वो कम्युनिटी पे बेस्ड होता है। बट वो सभी धर्मों को, सभी वर्ग को, सभी जेंडर्स को साथ लेकर के चलते हैं और अपने धर्म के का प्रचार करते हैं। तो जो संघ है वो है एक संस्कृत शब्द है और उसका अर्थ होता है असेंबली या कम्युनिटी, या फिर उसको हम किसी उसमें एसोसिएशन भी रेफर करते हैं। और जो मोनास्टिक कम्युनिटीज है उसमें दुनिया के जो मॉन्क्स हैं और नन्स हैं वो मेंबर्स होते हैं, वो वहां पे रहते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो जो भगवान बुद्ध थे उनका जो बहुजन हिताय, इसको आप लोग याद रखिएगा, जो लोक कल्याण की भावना थी उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात करी थी। ये जो था वो अशोक, जो हमारे सम्राट हैं, आप लोगों ने उनकी अनेकों बातें सुनी होंगी, उनके बारे में पढ़ा होगा। तो उन्होंने भी इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। और मौर्य काल तक आते आते वह भारत से, ये जो बौद्ध धर्म है वो भारत से आगे बढ़कर चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, बहुत सारे ऐसे देशों में फैल गया। इन देशों में जो है वो बौद्ध धर्म के बहुसंख्यक धर्म है। ये जो देश है थाईलैंड और चाइना, मैंने आपको बताया अभी कई देशों के नाम बताए, जापान, कोरिया, वहां पे
अब जो है वहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और अब वहाँ पे बहुत मेजॉरिटी में बौद्ध धर्म के लोग हैं, रहते हैं वहाँ पे और बौद्ध धर्म को आज भी फॉलो करते हैं, उनके फॉलोवर्स हैं। इस प्रकार मैंने इसी तरह मैं आपको ये अभी दिखा रही थी, ये जो पॉइंट है मेरा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का, उसमें मैंने ये पिक्चर ली थी दाम्बुला केव टेम्पल की जो श्रीलंका में है। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर बौद्ध धर्म के मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ के संघ हैं, जिनके बारे में आप लोग ये जो सब जो जो टॉपिक है उसके बाद उसको पढ़ते पढ़ते यदि आप लोग ऑनलाइन सर्च करें तो आप लोग ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में, बहुत सारे कंट्रीज के बारे में जान पाएंगे जहाँ पे बौद्ध धर्म के आज भी बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और रहते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। उसके बाद हम अपने उद्देश्यों के पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के अनुसार यह संसार दुखमय व क्षणिक है, इसके विपरीत ईश्वर जो है वो सत्य है। उन्होंने हमेशा बौद्ध जो भी हमारी शिक्षा प्रणालियां धर्म पे बेस्ड है, एक्चुअली उनका जो अंतिम जो लक्ष्य होता है, जो सबसे मुख्य उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य जिसको हम कहते हैं, वो होता है सत्य की खोज करना। इसमें हर धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो यही शिक्षा देते हैं कि अंत में इस जीवन को जीते जीते जब हम इस जीवन को अच्छे प्रकार से अपना व्यतीत कर लेते हैं तो अंतिम जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य का, वो होना चाहिए निर्वाण को प्राप्त करना, जिसको हमने वैदिक कालीन शिक्षा में क्या बोला था, मोक्ष को प्राप्त करना। ये सभी धर्म के जितने भी प्रवर्तक हैं वो हमें एक ही शिक्षा देते हैं कि हमें अपने जीवन को उच्च विचारों से भरना है, ज्ञान की ज्योति से भरना है और उसको शिक्षा प्राप्त करते हुए, ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत जो हमारा सबसे अल्टीमेट जो एम है, दैट शुड बी टू अटेन मोक्ष, दैट शुड बी टू अटेन निर्वाण। बौद्ध धर्म ने उसको निर्वाण शब्द का रूप दिया और उन्होंने कहा कि अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए मनुष्य का कि वो अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से सत्य की खोज कर ले और अंत में निर्वाण को प्राप्त करे, ईश्वर को प्राप्त करे, अपने स्वयं को प्राप्त करे। इसके बाद बौद्ध युगीन शिक्षा में इस लोक की तैयारी के साथ परलोक की चिंता को भी स्थान दिया गया। उन्होंने कहा कि इस लोक में, मीन्स जो हम लोग कहते हैं मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, उसकी बात भी उन्होंने करी, दोनों लोकों की बात कही और कही कि मनुष्य को न केवल इस लोक को अच्छा बनाना चाहिए, मतलब कि उन्हें न केवल ये सोचना चाहिए कि हमारा जीवन कितना रिच हो, हम कितने वेल्दी बने और क्या खाएं क्या पिए, इससे ऊपर उठ करके हमें अपने परलोक को सुधारने की चिंता भी करनी चाहिए। और वही मोक्ष की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उसके लिए भी हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि हम ऐसा अपने जीवन में कोई काम ना करें कि हम अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाएं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। हम लोगों ने अभी उसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा, तो हम उसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विशेषताएं थी वो भी उससे मिलती जुलती विशेषताएं थी कि बौद्ध कालीन शिक्षा जो थी वो सार्वभौमिक थी, जाति धर्म का उसमें कोई बंधन नहीं था। मैंने आप लोगों को बताया कि इक्वालिटी की भावना को उन्होंने बहुत ज्यादा सम्मान दिया था और उन्होंने कहा था कि इसमें कोई बंधन नहीं है इस शिक्षा प्रणाली में, और उन्होंने हर धर्म को, हर जाति को बराबर हिस्सेदारी का मौका दिया। प्राथमिक शिक्षा पूर्णतया निशुल्क थी। कहा जाता है कि जो बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन था, जो वो था प्राथमिक जो शिक्षा थी वो कैसी थी, विदाउट एनी फीस, विदाउट एनी जो एमोल्यूमेंट्स थी, कि उसमें शुल्क देना नहीं पड़ता था। उसके बाद शिक्षा को राजा का संरक्षण प्राप्त था किंतु नियंत्रण नहीं था। ये मैंने आप लोगों को वैदिक कालीन शिक्षा में भी बताया था कि जो हमारी पहली प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी प्राचीन काल की, उसमें ऑटोनॉमी की बहुत बात की गई थी, फ्रीडम टू टीच, फ्रीडम टू लर्न एंड फ्रीडम टू
फ्रीडम टुवर्ड्स इक्वालिटी की भावना थी कि हम कैसे पढ़ें, फ्रीडम टू अडॉप्ट आर टीचिंग मेथड्स, मतलब इन चीज़ों की टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और शिक्षा व्यवस्था को ये ऑटोनॉमी थी कि किस प्रकार से वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। अवश्य ही उसमें जो था, वो जो हमारे राजा महाराजा थे वो उसमें देते थे, वो स्पॉन्सर करते थे, वो उन लोगों को फंड्स ग्रांट करते थे, बट उनका ये लक्ष्य बिल्कुल नहीं होता था कि जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उस पर उनका कोई नियंत्रण रहे, कोई इंटरफेरेंस रहे। इसलिए हम कहते हैं कि उस समय जो ऑटोनॉमी की भावना थी, जो फ्रीडम थी, जो टीचर्स को मिली थी, स्टूडेंट्स को दी गई थी, टीचिंग मेथड्स अपनाने की, लर्न करने की, या जिस जिस तरह से भी वो करना चाहें, वो उनको पूरी आज़ादी थी, उनको स्वतंत्रता थी कि वो अपनी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को चला सकें। शिक्षा व्यवस्था का जो मूल केंद्र था वो संघ होता था, और संघ के अपने नियम कानून थे, उसका प्रशासन व प्रबंधन योग्य अनुभवी व्यक्ति करता था। उनके अंडर होता था कि जो अनुभवी व्यक्ति है, जो एक्सपीरियंस्ड है, वो उसको कंट्रोल करता था, उसके हाथ में उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से होता था। इसके अलावा बौद्धकालीन उसकी विशेषताएं और भी थी कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी। वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स थे उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था। निर्णय मतदान के आधार पर लिए जाते थे, मींस वोटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि डेमोक्रेटिक एक माहौल हो, इसमें बहुत सारे लेजिस फेरे, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, तो उसमें जो हम बौद्धिक शिक्षा प्रणाली में हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को पाते हैं, और ये पाते हैं कि जो वोटिंग था वो आ, होता था कि किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाए। उसके बाद बौद्ध शिक्षा पद्धति की एक विशेषता यह भी थी कि वह शास्त्रीय विवाद, शास्त्रीय विवाद का मतलब छात्र जो हैं वो समय समय पर एकत्र होकर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते थे और ज्ञान का संवर्धन करते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जो डिबेट्स होते थे, जो एलोक्यूशंस होते थे, वो हमारे जो विद्यार्थी थे बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति के, वो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती थी, एक्सपोजर होता था उनका कि वो अपने जो भी विचार हैं, जो भी उनके जो व्यूज़ हैं, वो सबके सामने रखें, और इस तरह से ज्ञान का आदान प्रदान, जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज की बात हम करते हैं, उस समय भी ये चलता था, होता था उस शिक्षा प्रणाली में। तो वो इंटेलेक्चुअल जो एक शेयरिंग होती थी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस उसकी बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं, बौद्ध शिक्षा में भी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की भांति संस्कारों को महत्व दिया जाता था। मीन्स जब हम ये दो शिक्षा व्यवस्था को पढ़ते हैं तो हम ये पाएंगे कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी दोनों शिक्षा व्यवस्था में। उसके बाद धम्म संघ गुरु की महत्ता को स्वीकार किया जाता है। मतलब जो हमारी बौद्धकालीन शिक्षा थी उसमें धम्म, धम्म अर्थात जब हम ये जो है धम्म, इसका भी मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से, कि जो धम्म है वो पाली शब्द भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है धर्म। जो हम लोग हिंदी में धर्म बोलते हैं वो पाली पाली भाषा में उसको धम्म बोला जाता है। संघ का मैंने आपको मतलब बता दिया, एसोसिएशन। और उसके बाद गुरु मतलब हमारे टीचर, उनको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी उस व्यवस्था में। शिक्षा का माध्यम जन भाषा था, यही इस शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता का मुख्य कारण था। जो हमारा मीडियम ऑफ टीचिंग था वो जन भाषा थी, मीन्स जो रीजनल लैंग्वेज है, जो हमारी साधारण बोलचाल की भाषा थी, वो हमारे बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का माध्यम था।
जैसे कि आज हम लोग थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात करते हैं। 1968 से जो हम लोग बोलते हैं कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात करनी शुरू करी, तो ऐसा नहीं है। उस समय भी ये समझा जाता था कि अन्य भाषाओं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी रीजनल लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है, हमारी जनसाधारण की भाषा है, जिसमें बच्चे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। और इसीलिए इस शिक्षा व्यवस्था में उसी उसी भाषा को मेन मीडियम रखा गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड टीचिंग रखा गया, जो उन लोगों की जनसाधारण भाषा थी। उसके बाद बौद्ध युगीन शिक्षा का प्रारंभ 6 या 8 वर्ष से माना जाता था। शिक्षा का मूल केंद्र मठ हुआ करता था। जो उन लोगों का स्कूल है, आज भी हम लोग बात करते हैं, बौद्ध मठ बहुत जगह पे पाए जाते हैं और वहाँ पे शिक्षा को विद्यार्थियों को दिया जाता है। वो उन लोगों का एक प्रकार से स्कूल है, जो उनका सेंटर ऑफ लर्निंग, सेंटर ऑफ टीचिंग है, उसको हम लोग मठ कहा करते हैं। मठ में प्रवेश करने से पहले बच्चे का प्रवज्य संस्कार किया जाता था। ये हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा में संस्कारों के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। उसी में ही बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में भी आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि प्रवज्य संस्कार में बालक अपने सर के बाल मुंडाता था, पीले वस्त्र धारण करता था और शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए गुरु से प्रार्थना करता था। प्रार्थना स्वीकार हो जाने के बाद वह शरण त्रयी का अनुसरण करता था। ये हम सभी लोगों ने अपने बचपन से बहुत बार सुना है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये जो हमारा प्रवज्य संस्कार होता था, उसमें जो शिष्य है वो ये प्रार्थना करता था कि बुद्ध मुझे अपनी शरण में ले लें, धर्म मुझे अपनी शरण में ले लें, संघ मुझे अपनी शरण में ले लें। या हम इसके शाब्दिक अर्थ में जब जाएं तो वो ये प्रार्थना करता है कि मैं बुद्ध की शरण में अब जाता हूँ। किसकी शरण में? बुद्ध की शरण में। मैं धर्म की शरण में जाता हूँ और मैं संघ की शरण में जाता हूँ। ये सबको अंडरस्टूड है कि इस प्रार्थना से वो मठ में प्रवेश करता है और उसके बाद अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है। प्रवज्य संस्कार के बाद छात्र को श्रवण, सामेनार या सिद्ध विहारक कहा जाता था। ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा कि प्रवज्य संस्कार होने के बाद छात्रों को किन किन नामों से जाना जाता था। छात्रों को 6 माह तक सिद्ध रस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी, जिसमें वर्णमाला के 49 अक्षर थे। ये सब उनकी शिक्षा व्यवस्था का पार्ट था कि उनको किस नाम से जाना जाता था और उन्हें किस प्रकार की किताबें पढ़नी पड़ती थी। उसको सिद्धि रस्तु कहते हैं, जिससे वो अपनी जो शिक्षा है उसको प्रारंभ करते थे। उसके बाद एंड में मैं आज अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करती हूँ एंड असाइनमेंट देना चाहती हूँ। जो मैंने आप लोगों से आज चर्चा करी, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बताया कि किन किन कंट्रीज़ में उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो आप लोग उसको पढ़ करके फिर से एक बार अपने बुक्स से या ऑनलाइन उसके बारे में जानकारी हासिल करते हुए उसके बारे में छोटा सा एक आंसर लिखिए, एक लेख लिखिए कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अलावा किन अन्य देशों में हुआ, किस प्रकार हुआ और उसका क्या महत्व है। जो प्रचार प्रसार है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी भी आप लोगों को जानना बाकी है। तो आई होप कि आप लोग उसके लिए क्यूरियस होंगे और आप लोग उसको जानते हुए इस असाइनमेंट को बहुत अच्छी तरह से करेंगे कि किस प्रकार उसका प्रचार प्रसार हुआ, उसमें कौन कौन से शिष्यों को बौद्ध महात्मा बुद्ध ने भेजा, कहाँ कहाँ भेजा और उसका क्या महत्व है। आज वर्तमान काल में भी जो बौद्ध धर्म के फॉलोवर्स हैं वो इस चीज़ को क्या इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग एक बढ़िया सा असाइनमेंट बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि हम लोग बहुत जल्द अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में आप लोगों से मैं फिर से चर्चा करूंगी। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।